हेलो एंड वेलकम टू द करियर शेपर। आई एम सुभाष पोद्दार। ये सेट नंबर 88 है और ये लेबर इश्यूज़ पर ये सेट बनाया गया है। और ये लेबर इश्यूज़ हर गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा इशू है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई तरह की पॉलिसियाँ बनाई जाती है, नीतियाँ बनाई जाती है, फिर भी मज़दूरों का पलायन जो है वो रुकता नहीं है। लेबर एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते हैं और इसके पीछे क्या पॉजिटिव थिंकिंग है वो इस सेट में उसका ही बखान किया गया है। और ये भी एक एडिटोरियल एनालिसिस है। देखें ज़रा इसको। पॉजिटिव थिंकिंग बिहाइंड वर्कर्स ड्रेन, श्रमिकों के पलायन के पीछे की सकारात्मक सोच। और इसकी विवेचना इस सेट में क्या की गई है, देखें आगे। एक इकोनॉमिस्ट है, उनका ये कहना है कि ये है जगदीश भगवती, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री। इनका कहना हुआ कि जिस प्रकार 20th सेंचुरी में 20वीं शताब्दी में वस्तुओं का वैश्विक व्यापार बढ़ा, उसी प्रकार 21वीं शताब्दी में श्रमिकों का वैश्विक पलायन बढ़ेगा और यह वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए हर प्रकार से लाभप्रद होगा। ये कहना है जगदीश भगवती का। 20वीं सदी में गुड्स का ग्लोबल ट्रेड बढ़ा, उसी प्रकार से 21वीं सदी जो अभी चल रही है उसमें वर्कर्स का जो है ग्लोबल ड्रेन वो बढ़ेगा, वैश्विक पलायन बढ़ेगा और ये विश्व के इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, लाभप्रद है। अब देखें अपने यहाँ की क्या स्थिति है, इंडिया की स्थिति, यहाँ के राज्यों की स्थिति। तो देखें ये जो अपना स्टेट है बिहार और फिर यूपी, इन दोनों स्टेट से क्या होता है, श्रमिकों का पलायन होता है। वैसे स्टेट में जिसकी आय अच्छी है, जिसकी खेती समृद्ध है, वहाँ पे जाते हैं। ये देखिए महाराष्ट्र, केरल आदि राज्यों में होता है यहाँ के मजदूरों का पलायन, यूपी बिहार के। इन राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी श्रमिकों का पलायन बहुत आवश्यक है। श्रमिकों का पलायन न सिर्फ जिस स्टेट में ये जाते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था, बल्कि पूरा इंडिया का अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए श्रमिकों का पलायन बहुत आवश्यक है। अब देखिए इसमें IMF भी उनका भी कुछ कहना है। IMF का, उसका भी रिपोर्ट क्या कहता है, देखिए IMF के अनुसार कुशल और अकुशल दोनों ही श्रमिकों का पलायन लाभप्रद होता है। यानी स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, दोनों ही प्रकार का जो वर्कर्स होता है उसका जो एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है वो बेनिफिशियल होता है, लाभप्रद होता है। अब देखिए विकसित देश की क्या स्थिति है। कुशल क्षमता के श्रमिकों का लगभग सभी विकसित देश स्वागत करते हैं। और अमेरिका में तो वीज़ा के लिए जो कंडीशन है, एक रिक्वायरमेंट लगभग यही है कि श्रमिक कुशल होना चाहिए। वीज़ा के लिए लगभग एक अनिवार्य ज़रूरत होती है श्रमिकों का कुशल होना, तो वो जल्दी से वीज़ा दे देता है। अब देखिए यदि मान लीजिए कि नर्स है, डॉक्टर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, तो इन क्षमता वाले जो है वर्कफोर्स कोई मेजबान देश की व्यवस्था में योगदान दे सकता है तो उसे आसानी से वीज़ा मिलता है। मेजबान देश हुआ जिस देश में वो जाएगा, तो स्किल्ड वर्कफोर्स का स्वागत किया जाता है, उसको वीज़ा जल्दी मिलता है विकसित देश के द्वारा। अब देखिए IMF का ये भी कहना है कि और कुशल श्रमिकों का पलायन भी मेजबान देशों के लिए उतना ही लाभदायक होता है। ये तो कुशल का बात हुआ। अब
उसमें अकुशल भी है। आईएमएफ उसके उसके बारे में भी कहा है कि उसका भी पलायन मेजबान देशों के लिए उतना ही लाभप्रद होता है। इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क है कि इस श्रमिकों का पलायन का पहला लाभ क्या है? पहला लाभ, श्रमिकों के पलायन का पहला लाभ क्या है? अकुशल श्रमिक मेजबान देश प्रदेश के नागरिकों को, देखिए, अकुशल श्रमिक मेजबान देश प्रदेश के नागरिकों को कुशल कार्य के लिए मुक्त कर देते हैं। अब देखिए ये इसको कैसे समझिएगा, उसके लिए एग्जाम्पलीफाई भी किया गया है कि मान लीजिए कि बिहार के अकुशल श्रमिक पंजाब जाते हैं और वहाँ पर जो भी काम है जैसे धान की कटाई वगैरह ये सब करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे कि पंजाबी नागरिक जो है ये काम नहीं करते हैं, वे कोई और काम करते हैं, वे अन्य कुशल कार्य करते हैं, जैसे कि इंटरनेट पर मंडी में धान का दाम पता लगाना और ये उत्तम गुणवत्ता का बीज का खोजबीन करना, अन्वेषण करना इत्यादि के लिए वो मुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ से जो बिहार से जो वर्कर चला पंजाब की ओर, वो धान के फसल में मान लीजिए कटाई करने में लग गया, तो वो जो खेत का मालिक है वो उस काम को तो नहीं करेगा, उस काम के लिए यहाँ से आदमी चला गया, फिर वो अपना दूसरा काम करेगा, कोई कुशल कार्य करेगा, जैसे इंटरनेट पर ये सब है, मंडी में धान का दाम पता लगाना, बीज का पता लगाना, ये सब करेगा, तो वे कुशल कार्य के लिए मुक्त हो जाते हैं। यदि ये अकुशल श्रमिक नहीं आते तो क्या होता? पंजाब के नागरिकों को स्वयं ही जुताई, बोआई, कटाई आदि का काम करना पड़ता और इस तरह से वहाँ पर सब्जी अनाज का उत्पादन कम हो जाता। ये पहला लाभ के अंतर्गत है। अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा लाभ श्रमिकों के पलायन से मेजबान देश में वेतन कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या हो जाएगा? देखिए मणिपुर और पंजाब का एग्जाम्पल लीजिए कि जिस राज्य में वर्कर्स जाता है तो उसका वहाँ पर वेतन कम कैसे हो जाता है। मणिपुर बनाम पंजाब में देखिए इस समय, अभी वर्तमान समय में क्या है, मणिपुर में अकुशल श्रमिक की दिहाड़ी कितना है? करीब 1200 रुपये। क्यों है? क्योंकि वहाँ मैदानी इलाकों से सीमित संख्या में श्रमिक जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर दिहाड़ी बढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पंजाब में देखिए, पंजाब में दिहाड़ी मणिपुर से काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ श्रम बहुत बहुल मैदानी इलाकों से अकुशल श्रमिक ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए कम है वहाँ पर दिहाड़ी पंजाब में। यदि ऐसा न हो तो, यदि इस तरह का काम नहीं होगा, पलायन का काम नहीं होगा, तो वहाँ पे दिहाड़ी की दर और ऊपर चली जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे में क्या होगा? पंजाब के किसानों द्वारा उत्पादित गेहूँ, ऐसे में क्या होगा? पंजाब के किसानों द्वारा उत्पादित गेहूँ, धान और अन्य फसलें महंगी हो जाएगी और आय में गिरावट आएगी। तो इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? प्रभाव श्रमिकों के अन्यत्र कहीं जाने से वहाँ की स्थानीय संस्कृति कुछ प्रभावित होती है। पलायन से तो कुछ होगा, यहाँ का आदमी वहाँ गया है तो वहाँ का जो लोकल कल्चर है वो कुछ हद तक इफेक्टेड होता है और बाहरी श्रमिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने में संबंधित राज्य की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर भार पड़ता है। ये भी बात सही है। हालांकि दूसरे राज्यों से श्रमिक के आने से राज्य विशेष की आय में जितनी वृद्धि होती है उसकी तुलना में स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी ढांचे पर अतिरिक्त खर्च बहुत ही कम होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी ढांचे पर अतिरिक्त खर्च बहुत ही कम होता है। श्रमिकों की आपूर्ति करने वाले राज्यों के लिए उतना
के लिए भी उसका पलायन लाभप्रद रहता है। अब देखिए, जो सप्लायर स्टेट है उसको कैसे लाभ मिलता है। जो श्रमिक का सप्लाई करने वाला राज्य जैसे यूपी बिहार हुआ, तो उनका पलायन कैसे लाभप्रद रहता है। यह देखिए, वहाँ बेरोजगारी कम रहती है, तर्क दिया गया है इसमें, बेरोजगारी कम रहती है, शेष बचे हुए श्रमिकों की दिहाड़ी बढ़ती है, ये बढ़ती है। पलायित श्रमिकों द्वारा भारी मात्रा में रेमिटेंस राशि भेजी जाती है। जो श्रमिक बिहार से मान लीजिए पंजाब गए या फिर किसी स्टेट में गए, तो वहाँ जो कमाया वो पैसा भेजता है घर, जिससे राज्य की आय बढ़ती है। एग्जाम्पल में जैसे केरल में बड़ी संख्या में लोग वेस्ट एशियन नेशन में रहते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, केरल में बड़ी संख्या में लोग कहाँ रहते हैं, पश्चिमी एशियाई देशों में कार्य कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो भेजी गई रकम है वो केरल की अर्थव्यवस्था उसी से चलती है। तो इससे फायदा है, सप्लायर स्टेट को भी फायदा होता है। अब देखें कि इसमें कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट पड़ता है, अल्पकालिक प्रभाव भी पड़ता है। क्या है वो? आपूर्तिकर्ता राज्यों में कुछ समय के लिए परिवार पर दबाव पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए बिहार से गया लेबर, बाहर गया, दिल्ली चला गया, तो यहाँ तो बच गया कौन? मेल मेंबर तो रहा नहीं, बच गया बच्चे और उसकी माँ बच गए या फिर और कोई बच गए। तो वही है, आपूर्तिकर्ता राज्यों में कुछ समय के लिए परिवार पर दबाव पड़ता है, क्योंकि मेल बाहर चले जाते हैं, बच्चों को माता पिता का दोहरा संरक्षण नहीं मिलता है, ये सब होता है। लेकिन ये सब अल्पकालिक प्रभाव ही है, क्योंकि समय क्रम में समूची फैमिली पलायन कर जाती है, होल फैमिली ही पलायन कर जाता है। जैसे बिहार के लोग दिल्ली में अपना मकान बना के रह जाते हैं धीरे धीरे। तो कहने का मतलब हुआ कि होल फैमिली पलायन न करे, जब तक होल फैमिली पलायन न करे तब तक परिवार पर दबाव बना रहता है, तब तक ही। उसके बाद ये दबाव भी खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरी फैमिली चली जाती है जहाँ वे पलायित करके गए हैं, तो ये भी समस्या खत्म हो जाता है। तो आपूर्तिकर्ता राज्यों के लिए मुख्य नुकसान क्या है? प्रतिभा का पलायन। ये देखिए, अब जो सप्लायर स्टेट है, जो वर्कर्स का सप्लायर स्टेट है जैसे यूपी बिहार है, तो उसको नुकसान सिर्फ यही होता है कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है, उसके स्टेट से प्रतिभा का पलायन हो जाता है। तो जैसे यूपी बिहार में बड़ी संख्या में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, यूपी और बिहार में ये तो सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चयनित होते हैं और अपने राज्य में योगदान न देकर संपूर्ण देश के विकास में योगदान देते हैं। हालांकि ये बात 100% सही नहीं है, कुछ तो अपना कैडर चुनते ही हैं, अपने राज्य में रह जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया के लिए उनका ये होता है, कंट्रीब्यूशन होता है सर्विस का। और जिसका देखिए अधिक लाभ कौन उठा लेता है? पंजाब, हरियाणा, केरल आदि राज्यों को होता है, न कि केवल यूपी बिहार को। ये सब होता है, ब्रेन ड्रेन की ये बात है। और जब तक श्रमिकों की आपूर्ति करने वाले राज्य अपनी शासन व्यवस्था में ये जो वर्कर सप्लायर स्टेट है वो अपनी शासन व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे, तब तक उन राज्यों के कुशल कर्मी पलायन करते ही रहेंगे। ये भी बात सही है। या तो आप यहाँ वो सारी व्यवस्था दीजिए जो वो बाहर जाके कमाता है, तभी वो यहाँ रुकेगा, अन्यथा वो पलायन करता रहेगा। ये बहुत ही नेचुरल है, ऑब्वियस है, स्वाभाविक है, लेकिन इससे इन राज्यों का विकास नहीं हो सकेगा। तो ये जो भी चीज़ है आप इसको नोट करें और ये सब मेंस में लिखने में काम आएगा कि श्रमिकों का पलायन बहुत ही ज्वलंत इशू रहा है कई सालों से। जैसे अपने यहाँ बिहार में ही है, नीतीश कुमार गवर्नमेंट ही कई बार ये नीति बना चुके हैं कि श्रमिकों का पलायन हम नहीं होने देंगे। फिर भी आप देखते हैं बिहार से कितने लोग बाहर जाते हैं, ये आप ट्रेन में देख के पता कर सकते हैं कि कितनी भीड़ होती है। वो भीड़ किसकी है?
वही श्रमिकों का पलायन का भीड़ है। और वो होता रहेगा जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ उस तरह का नहीं कर देता है जिससे यहाँ के लोग काम करके संतुष्ट हो पाए। तो इस तरह से ये सेट संपन्न होता है। आप इसको पढ़ें, समझें, और ये एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन ही हुआ एक तरह से, इसको आप कवर करें। थैंक यू वेरी मच।